ज़रूरी है में आज बात करेंगे निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस निकाय चुनाव के परिणाम क्या इशारा करेंगे और पार्टियां किस तरीके से निकाय चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी और नतीजे क्या बताएंगे, इन्हीं पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 10 मई को निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे आएंगे। वोटिंग के ऐलान के साथ ही चुनाव वाले सभी इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पहली बार ऐसा होगा जब नोटा का बटन तो होगा, लेकिन इससे चुनाव नतीजों पर असर नहीं पड़ेगा। देखना होगा कि फिर चुनाव में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या कोई और धुरंधर होगा। हरियाणा में निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक दलों की सियासी परीक्षा होगी, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के बीच वर्चस्व की जंग होगी। हरियाणा में 7 नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों पर उपचुनाव की हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने घोषणा कर दी है, जिसके तहत 21 से 25 अप्रैल तक के बीच नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 27 अप्रैल को नामांकन की जाँच की जाएगी। 28 अप्रैल को नामांकन वापिस लेने की आखिरी तारीख होगी। 28 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह भी उम्मीदवार को दिए जाएंगे। 10 मई को निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। मतदान की जरूरत पड़ी तो 12 मई को दोबारा वोटिंग होगी। 13 मई को चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस चिपकाना तथा प्रकाशित करने की तिथि रहेगी 15 अप्रैल, जो बुधवार का दिन है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां हैं 21 अप्रैल मंगलवार से लेके 25 अप्रैल शनिवार। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने की तिथि है 27 अप्रैल सोमवार। 28 अप्रैल को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है। 28 तारीख को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और उसी दिन ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चिपका दी जाएगी प्रशासन द्वारा। चुनाव की तिथि है रविवार 10 मई 2026। चुनाव का समय रहेगा 8 बजे से 6 बजे तक। यदि दोबारा मतदान की ज़रूरत पड़ी तो वो दोबारा मतदान होगा 12 मई को मंगलवार, और मतगणना की तिथि 13 मई 2026 को। और जो ये पंचायती राज संस्थाओं की जो गिनती है वो हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन इलेक्शन के बाद हम उसको पूरा करें। चुनाव वाले तीनों नगर निगमों की स्थिति पर नजर डाले तो पंचकुला में बीजेपी के कुलभूषण गोयल ने जीता था चुनाव। बीजेपी ने 2020 में मेयर पद पर चुनाव में जीत हासिल की थी। मेयर का चुनाव बीजेपी उम्मीदवार कुलभूषण गोयल ने जीता था। कुलभूषण गोयल को कुल 49,860 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार उपेंद्र कौर को 47,803 वोट मिले थे। अंबाला में बीजेपी की शैलजा ने कांग्रेस के अमित शाह को हराया था। बीजेपी ने कांग्रेस को 20,000 से भी अधिक मार्जिन से हराया था। 14 राउंड की वोटिंग के बाद 40,620 वोट मिले। कांग्रेस के अमित शाह चावला सिर्फ 20,133 वोट हासिल कर पाई थी। सोनीपत में बीजेपी प्रत्याशी राजीव जैन ने जीत दर्ज की थी। हरियाणा निकाय चुनाव में किसका बजेगा डंका? सियासी शहमात के खेल में किसकी होगी जीत? कांग्रेस या बीजेपी? कौन लहराएगा परचम? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आगे बढ़े, उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल, हरियाणा निकाय चुनाव में किसका डंका बजेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 2, वर्चस्व की जंग में कौन बाजी मारेगा? तीसरा प्रश्न, ये जो चुनाव है क्या ये चुनाव भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा या कोई और तीसरा धुरंधर इस चुनावी लड़ाई में निकलकर सामने आएगा? ये 3 प्रश्न हैं और चुनाव जब भी हों, जिस स्तर के भी हों, हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो चुनाव के नतीजे होते हैं वो कुछ हद तक जनता का मूड भी तय करते हैं, बताते हैं। सीधे रुख कर लेते हैं जो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं।
संदीप हिंदुस्तानी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विजन रेणु साहब इंटरनेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। और मनोज कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, संदीप जी से। सर, सीधा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सरकार का एक टेस्ट है? सरकार की सेहत पर नतीजों से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या आप मानते हैं कि नतीजे बताएंगे कि जनता का मूड सरकार को लेकर, सत्ता को लेकर क्या है? अतुल पानी। नमस्कार धर्मराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, आ रही, प्लीज बोलिए। जी जी जी, देखिए, इस प्रकार के जिस टेस्ट की आप बात कर रहे हो, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जब 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद पिछले वर्ष आपने देखा होगा 10 निकायों में चुनाव थे। तो सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला था। कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया था और हरियाणा की जनता ने फिर से एक बार ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का अपना फैसला सुनाया था। इसी प्रकार से अब फिर से एक चुनाव आया है। अभी 3 निकायों के चुनाव है, कुछ परिषद के चुनाव है। तो हरियाणा की जनता फिर से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की नेतृत्व में, भाजपा सरकार की नीतियों में और जो हमारी सरकार ने काम किया है, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस पे अपना मोहर लगाने का काम करेगी। आप फिर से देखेंगे कि पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ही देंगे। बजरंग दास गर्ग जी, सर, सीधा सवाल, उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं और परीक्षा में पास भी हो रहे हैं। असली परीक्षा कांग्रेस के लिए है ये साबित करना कि आप जो कह रहे हैं उसमें जनता आपके साथ होगी। धर्मराज जी, कोई परीक्षा नहीं है और टुकड़ा साफ हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है। जिस पार्टी के हरियाणा में 2 विधायक होते थे और 2 MP हुआ करते, हमने तो उस समय भी उनका सम्मान किया है, विपक्ष को साथ रखा है, उनके काम किए हैं। कभी अहंकार में कभी हमने बात नहीं की तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये जनता के हाथ में है कि भारतीय जनता पार्टी कोई खेला खेलेगी क्या है? अपनी मशीन सेट करेगी, टुकड़ा साफ हो जाएगा। चुनाव हुआ नहीं, स्टार्ट हुआ नहीं, भी टुकड़ा साफ हो जाएगा है? बड़े अच्छे जी भविष्यवाणी बोल रहे हैं ये। हमारा सिस्टम क्या है, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी मजबूती से, ओके, और जनता के आशीर्वाद से तीनों नगर निगम के चुनाव लड़ेंगे। एक्चुअल क्या था, सिंबल पे हम नगर निगम के ही चुनाव हमेशा लड़ते आए हैं। निकाय और परिषद के चुनाव कभी सिंबल पर नहीं लड़े। अभी तक तो पार्टी का यही फैसला है, पंचकुला, सोनीपत, अंबाला जो चुनाव होंगे उस पर सिंबल पर लड़ेंगे, और अगला फैसला कुछ और हो जाए, हाईकमान कोई कर ले तो अलग बात है। फिलहाल अभी तक जो हाईकमान से बात हुई है कि नगर निगम का चुनाव सिर्फ सिंबल पर लड़ने की बात है। अनेकों मुद्दे ऐसे जो जनता से जुड़े हुए हैं। नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, भ्रष्टाचार का। नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है। यहाँ तक कि आपने देखो प्रॉपर्टी आईडी घोटाला, प्रॉपर्टी आईडी ठीक बनाने का ठेका दिया 18 करोड़ 11 लाख रुपए। एक मंत्री के रिश्तेदार की कंपनी थी जयपुर की, उसको ठेका दिया। और नगर निगम में जो चेयरमैन बैठे हैं, हाउस में प्रस्ताव पास हुआ, कमिश्नर ने लिख के दिया प्रॉपर्टी आईडी की सर्वे सारी गलत हुई है, 95% गलत है, इसकी पेमेंट रोकी जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। उसकी कोई दिमाग में नहीं लगाया, गलत होगी, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया।
उल्टा 58 करोड़ से ज्यादा 18 करोड़ 11 लाख का ठेका दिया, भुगतान किया 58 करोड़ रुपए से ज्यादा उसने भुगतान करके घोटाला करने काम किया। हाउस टैक्स का मामला है, हाउस टैक्स मामले में गड़बड़ी, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमाई हुई है। हमारा कुत्ते बंदरों का आतंक पूरी जगह से फैला हुआ है, उसके अंदर कंट्रोल नहीं कर पाए। बेसहारा गौ माता जो जगह जगह टक्कर मार रही है, कई लोग मर चुके हैं, घायल भी दुनिया भर के हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद का है, तो उनका अंडर पड़ता है, उनके अधीन है, उनको काम करना होता है। हर काम के अंदर ये पूरी तरह से फैल रहे हैं। ठीक है सर, जनता इनसे नाराज है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट देकर उनके चलिए प्रत्याशी ठीक है। को संदीप जी कुछ जिताने कह का रहे थे, काम। जल्दी से बोल लीजिए, फिर मैं विजेंद्र रेड्डी जी के पास जाऊं। जल्दी से बोल लीजिए संदीप जी। जी देखिए, मैं अहंकार में भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी तथ्यों पे बात करती है। आज कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है, न नेतृत्व है। जनता किस भरोसे पे, किस उम्मीद पे कांग्रेस को वोट करेगी? जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत नेतृत्व ये आपको दे देगी क्या हमारी संदीप नीतियां हैं, वो जी? मजबूत हैं। ये आपने नगर हमारी निगम नीयतों भ्रष्टाचार की का अड्डा साफ बना है। दिया, तो आपको इन देगी सब क्या? सारी चीजों को किस बात देखते का हुए देगी? क्या जनता काम ने किया निर्णय आपने? लिया है आप काम कि गिनाओ, किसे देना है। एक काम गिनाओ, यही कारण है बच्चू कि बन गिनाओ, 2014 क्या से लेके देगी आपने? 2026 एक रखा है, लगातार नक्की है, नीयत है, बार-बार आपकी नीयत है, देश की जनता है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन प्रदेश रहा की जनता है, है। आग भारतीय घोटाले की जनता दुकान पार्टी खोल रखी है। अपना विश्वास अबे व्यक्त आप कर चलिए सर, अब देगी, एक महीने से भी कम का समय है, 10 तारीख को। ठीक है, ठीक है, हो गया। नियत है। गर्ग साहब हो गया संदीप जी, हो गया थोड़ी संदीप जी, हो गया एक ही रट लगा रखा ठीक है। गर्ग साहब हो गया, संदीप जी हो गया, दैट्स इट। धर्मराज जी, हाँ हो गया, कोई नहीं, ठीक है। रेणु साहब, इनके साथ समस्या है धर्मराज जी, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। आपके साथ है, ये आपको लोग पता तो होता नहीं क्या चलिए बोल रहे ठीक है, हैं। गर्ग साहब, संदीप जी हो गया, और 2 और लोग हैं। अरे अभी नहीं लड़ेंगे सर, सेकंड हाफ में लड़ेंगे ना, रुक जाइए। साल में क्या किया? संदीप जी, आप लोगों को कॉन्ट्रडिक्शन का मैं मौका दूंगा, रुक जाइए। संदीप जी, गर्ग साहब, एक 2 और लोग हैं, उनकी राय सुन लेते हैं। 2 और लोग हैं, ठीक है। गर्ग साहब 2 और लोग हैं, उनकी राय सुन लेते हैं, उसके बाद आते हैं। ठीक है गर्ग साहब, आपका सुपड़ा साफ होगा। चलिए ठीक है भाई, दोनों बॉडी कम कर दीजिए, ठीक है। समय जाया हो रहा है, समय खराब हो रहा है। चलिए ऑडियो कम कर दीजिए, इंतजार और कीजिए। विजेंद्र रेड्डी साहब, सीधा प्रश्न है मेरा, जो हमारा लाइन है कि क्या ये निकाय चुनाव जिसमें 3 नगर निगम है, नगर परिषद, नगर पालिका का चुनाव है, ये चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगी, या कोई तीसरा जो क्षेत्रीय दल है, या कोई अपने इलाके का बाहुबली हो, धुरंधर हो, वो उभर कर सामने आ जाएगा? आपके हिसाब से, अब मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, क्या उम्मीद आप देखते हैं? यहां पर एक चीज मैं जरूर ऐड कर दूं कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, आप सहमत हो ना हो, आप लोग उस पर अपनी राय रख सकते हैं। निगम का जो चुनाव होता है उसमें सत्ताधारी दल को थोड़ा सा एज होता है, बट ये नगर परिषद और निगम में, पालिका में उस हिसाब का नहीं होता। तो रेड्डी साहब, आप बताइए कि क्या टेक होगा इस चुनाव में आपकी पार्टी का? धर्मराज जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को, दर्शकों को, श्रोताओं को इन्हें की राम राम, नमस्ते और जय हिंद। अभी दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुनवाया, हमारे को भी दर्शकों ने भी सुना किस प्रकार से ये अभी से पहले आपस में झगड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के तो हर नेता की ये हैबिट है कि उन्होंने झगड़ना तो खूब सीख रखा है, वो आपस में झगड़ते रहते हैं, लड़ते मरते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। हरियाणा प्रदेश में कहावत है, एक व्यक्ति नाई की दुकान पर जाकर के बोलता है, भाई मेरे बाल काट दे। जब वो नाई काटने लगा तो बोला, भाई कितने बड़े बड़े बाल है मेरे। तो उसने कहा, जजमान रुक जा, 2 सेकंड में तेरे सामने ही आ जाएंगे, तेरे आगे ही आ जाएंगे, है ना। तो ये तो बात है इनकी, ये इनके सामने ही आ जाएगा। जिस प्रकार से आज शहरों का हाल है, चाहे वो 3 नगर निगम हो और चाहे बाकी के हमारे सिटीज है, वहां जाकर के आप यदि धरातल पर धर्मराज जी देखोगे, आज शहरों में बहुत बुरा हाल है, गलियों का बुरा हाल है,
इंटरनल गलियां जो रोड है, सड़कें हैं, सभी का बहुत बुरा हाल है। सारे टूटे पड़े हैं, गड्ढे हैं, कहीं सीवर की खुदाई हो रखी है, कहीं सीवरेज जो है ना ओवरफ्लो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी में इस सरकार ने, क्योंकि यहाँ पर तीनों बीजेपी के मेयर रहे, तीनों में ही नगर निगमों में, और जिस प्रकार से वहां प्रॉपर्टी आईडी के लिए पूरे परिवार को सुबह से शाम तक लाइनों में लगना पड़ा है, जिस प्रकार से करप्शन वहां पर इन निगमों में चला था, सबके सामने है कि कितना भयंकर करप्शन हुआ करता था। इसी प्रकार से फैमिली आईडी को लेकर के, और अब जो ये इन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लगा लो और श्रमिक लेबर के कार्ड लगा लो, ये इतने बड़े बड़े घोटाले निकल करके आए हैं। जो पात्र है उसकी फैमिली आईडी में जो इनकम किसी की 3 लाख दिखा दी, जो बेचारी हैंडीकैप लेडी है उसकी 3-3 लाख रुपए आमदनी दिखा रखी है। सभी को इतना परेशान जो कर रखा है, ये परेशानी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। चाहे वो करप्शन की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो, और चाहे सड़कों को और पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं, डॉक्टर नहीं, यानी कि हरियाणा प्रदेश में आज त्राहिमाम शहर कर रहे हैं। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को 100% भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, कांग्रेस की अपनी आपस की लड़ाई मिट जाए इन इलेक्शनों तक, तो वो बड़ी बात मैं मानता हूँ। देखना, मैं कोई बड़ी बात तो नहीं कह रहा अभी, लेकिन तीसरा धुरंधर की आपने बात उठाई है। तीसरा धुरंधर, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इन चुनाव में उभर करके आएगी और इस चुनाव को जीतने का काम करेगी। क्योंकि आज जिस प्रकार से देखिए, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस और इनेलो ही चला करती थी। 2014 में बिल्ली के भागे इनके हाथों छिक्का टूट गया, और उसके बाद 2019 में हमारी पार्टी का विभाजन का इनको फायदा मिला, और ये 2019 में दोबारा आ गए। अदरवाइज 2000 में भारतीय जनता पार्टी का कोई खाना हरियाणा प्रदेश में नहीं था। इसके बाद 2024 में हमारे बजरंग दास गर्ग जी की मेहरबानी होगी, और इनको क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ही आवाज थी, कांग्रेस का राज बनाएंगे। लेकिन बजरंग दास गर्ग ने अपनी मेहरबानी दिखाई, दया कृपा दिखाई, और जो है ना इनकी तीसरी बार फिर सरकार बन गई। तो ये कितने भी ढोल पीटते रहे, एक बार सरकार बनाने वाले दुष्यंत चौटाला जी, दूसरी बार भूपेंद्र हुड्डा जी ने सरकार इनकी बनवाने का काम किया। अदरवाइज तो देखिए 2024 के चुनाव में कांग्रेस को लोगों ने बराबर का वोट बैंक देने का काम किया, लगभग बराबर का, मामूली सा डिफरेंस, 1% से भी नीचे का डिफरेंस। तो कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी धर्मराज जी? ये नहीं बन रही थी। ये तो कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान बना था, इनको सत्ता में लाना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 28-30 विधायक थे। तो प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि इनसे छुटकारा ये लोग दिलवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये अंदरूनी खाने भारतीय जनता पार्टी का प्यार है, इनका आपस का लेन देन है, तो जिस कारण से इनको बनवाने का काम किया। तो अब जो है ना प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी से यदि कोई छुटकारा दिलवा सकता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, और इसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी मजबूती के साथ ये चुनाव। चलिए मनोज जी, आपके पास आता हूं सर। 2-3 चीजें हैं जो अब तक दो मुख्य जो विरोधी पार्टियां हैं हरियाणा की, कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से कुछ बातें कही गई। मेरा आपसे सीधा प्रश्न है कि उन इश्यूज को मैं फिर से रिपीट करके वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। क्या ये इश्यूज इतने कंसर्न हैं? क्योंकि जिन आईडीज और का इन्होंने जिक्र किया, यही बातें विधानसभा चुनाव से पहले भी कही जाती थी। और मुझे ध्यान है जिसमें विपक्षी पार्टियां कहती थी कि ये जो लाइन लगी है ना, इसी तरीके की लाइन पब्लिक भारतीय जनता पार्टी को लगा देगी। नतीजे हम सबके सामने हैं। उसके बाद भी कुछ चुनाव छोटे छोटे हुए, वहां पर भी पब्लिक ने इन बातों के साथ स्टैंड करते पब्लिक नजर नहीं आई। दूसरा जो मैंने कहा कि मेरा अपना मत हो सकता है कि निगम का जो चुनाव होता है, बड़ा चुनाव होता है, तो वहां पर सत्ताधारी दल का आंशिक प्रभाव थोड़ा सा एज होता है, लेकिन निगम और परिषद में वो नहीं होता है। वहां अगर आपके किसी क्षेत्र विशेष में आप निर्दलीय भी हैं, आपका अपना भौकाल है, तो आप निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं, और ऐसे बड़े लोग हैं जो निर्दलीय भी जीतते हैं। तो ये चुनाव परिणाम क्या सरकार के लिए उनके काम की परीक्षा होगी, टेस्ट होगा? और विपक्ष जो बात कह रहा है, क्योंकि छोटा मोटा चुनाव नहीं है, 3 निगम है, कई परिषद हैं, पालिका हैं, और उसके साथ साथ पंचायत में भी बाइपोल है, उसकी भी संख्या ठीक ठाक है। तो मतलब मोटे तौर पर लाखों की संख्या में लोग इसमें वोट करेंगे। तो एक पैमाना तो सेट हो जाएगा कि जनता किस सत्ता पक्ष के साथ खड़ी है या विपक्ष के साथ खड़ी है।
सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हम लोगों ने 1 साल पहले लगभग जो है विधानसभा का इलेक्शन हुआ और उसमें हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत आई 48, तो हालांकि ओपोजिशन कांग्रेस को भी आसपास ही रहा, लगभग 37 इनको आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो है दोनों कांग्रेस और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक लिटमस टेस्ट होगा कि क्या आपको आवाज नहीं आ रही भाई साहब की। भाई साहब की, चलिए मैं चेक करवा लेता हूं सर, करवा लेता हूं प्लीज। देखिए मनोज जी की आवाज बजरंग दास गर्ग जी तक नहीं जा रही है, तो उसको थोड़ा देख लें प्लीज। ठीक है सर, बोल दिया है, कर लेंगे। हाँ बोलिए मनोज जी। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टीज के लिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट होगा। जिस तरह से कांग्रेस ने जो है एक मुद्दा उठाया था कि वोट चोरी का, और अभी तक भी उठाते रहती है। हम देखते हैं कि विधानसभा में ये मामला हो ही जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हर बार बोला है कि आप आइए और डिबेट कीजिए, लेकिन संभव जो है किसी कारणवश जो है डिबेट नहीं हो पाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से ऐसे लोकल इश्यूज है, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को जो है ग्राउंड लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना स्ट्रेंथ को दिखाना पड़ेगा, तभी जो है कुछ सीट यहाँ पे जीत सकता है। हालांकि हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है यादव जी, वो पिछले 4-5 महीना पहले से ही जो है कांग्रेस कमेटी अम्बाला में या और जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे इन्होंने बना दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका इंटेंशन जो है कांग्रेस का राइट है, लेकिन अब ये देखना है कि आने वाले समय में जो है किस तरह से जो है इसको लोग जो है वोट देते हैं। वही हम लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे भी जो है एक मामला चल रहा है, जैसे ईरान, इराक और आपका अमेरिका और इजराइल का जो मामला चल रहा है, उसके कारण जो है सिलेंडर का प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस इस इशू को जो है नीचे तक अगर ले जाएगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जो है कुछ वोट मिल जाए। लेकिन हम लोग डिफरेंसेस हम लोगों ने देखा राज्यसभा इलेक्शन में कि किस तरह से जो है वोट जो है क्रॉस वोटिंग हुआ, और तो ये भी कांग्रेस का बहुत से इश्यूज आ जाता है जब जैसे जैसे इलेक्शन आता है। अगर स्ट्रॉन्ग, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग कांग्रेस अगर लड़े तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जीत सकती है, क्योंकि अम्बाला में भी हम लोगों ने देखा कि अम्बाला में एक कांग्रेस जीती थी, एक भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए वो रहा है। यहाँ पे पंचकुला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं। तो सोनीपत में जो नॉर्मली बोला जाता है कि कांग्रेस का गढ़ ही होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का एक चांस है कि जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है कि इलेक्शन सही नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन पे हम जाएंगे और इलेक्शन होना चाहिए। तो वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो हम लोग देखा पिछले दिनों बजट जो है पास हुआ था, और इसमें लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो है महिलाओं को जो पैसा दिया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये भी ग्राउंड तक जाएगा, क्योंकि ये तो बंद नहीं होगा। नॉर्मली जो महिलाओं को जो मिलता है वो तो मिलते रहेगा, क्योंकि ये अनाउंसमेंट इसका तो इलेक्शन अनाउंसमेंट के समय तो हुआ नहीं, ये तो पहले से ही चल रहा है। जैसे ओल्ड एज स्कीम है, ओल्ड एज पेंशन है, इसमें भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है बढ़ाया है, और जो हैंडीकैप्ड है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि जो उन्होंने इलेक्शन जीता था विधानसभा में। आपने जो बात कही ना मनोज जी, मैं इसको थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है सर। देखिए संदीप जी, अलग अलग इश्यूज हैं। जैसे नगर निगम का जो चुनाव होता है, निगम का चुनाव थोड़ा बड़े लेवल पर होता है। जो निगम परिषद है, पालिका का है, बड़े छोटे छोटे इश्यूज पे होते हैं। नदी नाली हो गया, पानी हो गया, सड़क हो गया, इन मुद्दों को, साफ सफाई है, ये इन मुद्दों को लेकर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा चैलेंज इस बार जो इसका उन्होंने जिक्र किया, ये जो एलपीजी की किल्लत है ना, कोई माने ना माने, विशेष तौर पर जो कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत है। जैसे जो छोटे कारोबारी हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं, और छोटे शहरों में एक बड़ी संख्या है जिनका कारोबार चलता है, जो सड़क किनारे रेहड़ी लगाते हैं, फड़ी लगाते हैं। शाम के वक्त उनका 4 घंटे 5 घंटे की दुकानदारी होती है। कुछ मार्केट में सुबह 10-11 बजे से रात को 8 बजे तक की दुकानदारी होती है। वो वर्ग बड़ा परेशान हुआ है। दूसरा, जिन लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, चाहे शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, उन लोगों को एड्रेस करना, उन लोगों को बताना कि ये प्रॉब्लम
एक अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण हुआ है, अगर वो समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ गए तो क्या आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट परिणाम में दिखेगा? जी धर्मराज जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने धुरंधर की बात की थी सबसे पहले तो आज के दिन हरियाणा में धुरंधर एक ही है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जिनके नेतृत्व में हरियाणा विकसित हरियाणा की तरफ अग्रसर है। और इन विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे तो जो हरियाणा के धुरंधर है माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगभग गायब हो चुकी है। एनक है, गायब कहाँ हुई भाई साहब? 37 विधायक है, कम थोड़ी होते, गायब कैसे बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ 10 वो है, लोकसभा में भी 50, लोकसभा में नहीं, आप इतनी हल्की बातें मत कीजिए। निकाय चुनाव में इनका खाता नहीं खुला था। हाँ, वो ठीक और है। अभी राज्यसभा चुनाव में आपने देखा 37 विधायकों में से 25% कांग्रेसी गायब हो गए। विद ड्यू रिस्पेक्ट 37% में से 37 विधायकों 25% कांग्रेस गायब हो गई। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट संदीप जी, मुद्दे की बात तो करनी नहीं है। एक मिनट, इधर-उधर की बातें करनी देखिए, जब है, आप फजूल की हल्की बात बातें करनी, करते हैं ना, डिबेट में। एक पार्टी जिसके 10 लोकसभा में से 5 सांसद हैं, आपके भी 5 हैं, उनके भी 5 हैं, विधानसभा में कुछ परसेंट का वोट शेयर का फर्क था, उसी ने आपको 10-12 सीटें बढ़ा दी, उनका उतना कम आ गया वोट शेयर में। 37 विधायकों की पार्टी को आप कहे, आप उसमें से 10 माइनस भी कर दीजिए जिन्होंने क्रॉस वोट किया। मैं बता रहा हूँ 27-28 की संख्या कम थोड़ी होती है भाई साहब। बातों पे आ रहा हूँ। हाँ, मैं आप ही की बातों पे आ रहा हूँ। मेरा कहने का वही मतलब है, गायब होने की कगार पे है। पिछली बार जो निकाय के चुनाव हुए थे, 10 निकाय चुनाव में कांग्रेस को अंडा मिला था, अंडा, एक भी खाता नहीं खुला था और बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। आप वोट शेयर निकाल के देखिए, ऑन एन एवरेज अगर 12 से 15% से भी ज्यादा अगर आपको वोट शेयर मिल जाए निकाय चुनाव में, तो बजरंग जी बताते मेरे को अभी डेटा के साथ। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सिलेंडर इशू है चुनाव में कांग्रेस, एक मिनट सर, कांग्रेस फिर से गायब हो जाएगी। एनक टूट चुकी है, चाबी खो चुकी है। ओके, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल फिर से खिलेगा और ठीक है, अच्छी बात है। खिलेगा। मैं ये कह अब क्यों खिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये मैं बता आपको बता दीजिए। मैं बताता हूँ। देखो, आपने कुछ समस्याओं का जिक्र किया। देखो, कांग्रेस का काम क्या है? जनता को भ्रमित करने का काम है। सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। इन्होंने बुजुर्गों को पेंशन के नाम पे गुमराह करने की कोशिश की कि बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। कुछ समय बाद तथ्य सामने आए, एक भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं काटी गई थी। सभी बुजुर्गों को पेंशन 3200 रुपए करके मिल रही है। वो उनका मुद्दा था, वो फेल हो गया क्योंकि वो मुद्दा था ही नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या भ्रमित करने की कोशिश की? अभी इन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। हालांकि ये एक वैश्विक चुनौती है और आप देख रहे हैं कि जिस स्टेट ऑफ हार्मोज से दूसरे देशों के जहाज नहीं गुजर रहे, वहां पे तिरंगा लगाते हुए शान से भारतीय जहाज निकल रहे हैं और देश की बंदरगाहों पे पहुंच रहे हैं। तो जिस वैश्विक चुनौती को ये अवसर मान के, इस आपदा में अवसर निकाल के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो मुद्दा इनका डिफ्यूज हो चुका। आप बता दीजिए कहां पे लाइनें लगी हुई हैं? जनता भली भांति इनसे परिचित है। इनके बहकाव में, इनके झांसे में, इनके भ्रम में जनता नहीं आएगी। अब मैं बात करता हूं इनके समय में। देखो, शहरों का जो ब्यूटिफिकेशन है, स्मार्ट सिटी की कल्पना कांग्रेस के तो दिमाग से बहुत दूर थी। इन्होंने तो कभी कल्पना ही नहीं की कि हमारे शहर भी कभी स्मार्ट बन सकते हैं, हमारा हरियाणा भी कभी विकसित बन सकता है। ये कल्पना किसकी है? ये भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की कल्पना है, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व की कल्पना है। एक मिनट धर्मराज जी, पहले सुन लीजिए ना। मैं एक एक करके आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। मैं कुछ अलग से तो बता नहीं रहा। आप देखेंगे तो शहरों के ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर देता हूँ कि जो निकाय है, भाई निकाय का हमारे पास अलग से मंत्रालय भी है हरियाणा में, अर्बन लोकल बॉडीज, इसी का मंत्रालय है। 2004 से लेके 2014 तक जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कितना बजट एलोकेट करते थे निकायों को? निकाय मंत्री को कितना बजट एलोकेट होता था? मैं आपको 10 साल का डेटा दे रहा हूं, 10 साल का। 10 साल में 5000 करोड़ का भी बजट नहीं था धर्मराज जी, 5000 करोड़ का भी।
बजरंग जी अगर ज्यादा चाहें तो मैं डेटा भेज सकता हूं इनको, सर देखिए, या खुद निकाल के सर्च कर ले। आपने मैं आपको बता रहा हूं 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज 2026 में बैठे हैं। सर ठीक है, हमने 10 साल में लगभग 55,000 से 60,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। एक मिनट, पिछले 10 साल में। सर अब आप बताइए कहाँ 5,000 करोड़, कहाँ 55 से 60,000 करोड़, तो वो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं। संदीप जी एक मिनट, मैं जिस चीज को नहीं पकड़ना चाहता था, आप जिस तरफ मैं जिस रास्ते में नहीं गया, आपने मुझे उस रास्ते पे ले आए और आपने बजरंग दास गर्ग और विजेंद्र रेणु को एक मुद्दा दे दिया। आपने कहा स्मार्ट सिटी। 2025 जून 2015 ये तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 100 स्मार्ट शहर हम बनाएंगे और इसके लिए केंद्रीय बजट भी रखा गया था। तकरीबन 47-48 हजार करोड़ का वो बजट था। अभी बजरंग दास गर्ग पलट के पूछ देंगे कि 100 स्मार्ट शहरों में से कितने स्मार्ट शहर बने 10-11 साल में, क्या जवाब देंगे? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये मुद्दा बनाई ना, हम जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने मुद्दा नहीं दिया, मैंने हकीकत बताई है। कौन सा ये कल्पना हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप किसी भी निकाय में जाइए, उस समय किस तरीके की वो हरियाणा का कौन सा शहर स्मार्ट शहर है सर? हरियाणा का कौन सा शहर स्मार्ट शहर है? अलग से मिलेगा, फ्लाईओवर अलग से मिलेगा, ब्यूटिफिकेशन अलग से मिलेगा। सुनिए तो, स्ट्रीट लाइटें किस प्रकार से शहर चमचमाता है वो आपको। अरे सर सुनिए तो, ये सब प्रक्रिया है। आप जब स्मार्ट शहर की, सर सुनिए, जब स्मार्ट शहर की अवधारणा नहीं आई थी उसके पहले भी शहरों में फ्लाईओवर बनते थे, लाइट्स लगती थी। मैंने ये कहा हरियाणा का कौन सा शहर स्मार्ट शहर बन गया? जो 100 शहरों में हरियाणा के भी शहर थे, कौन सा शहर स्मार्ट बन गया? मैं धर्मराज जी आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी जो काम होते हैं विकास की एक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। ऐसा तो है नहीं कि आप 1 साल में 2 साल में, अगर हमने आज विकसित भारत की परिकल्पना की है तो ये तो नहीं कहा ना कि 2025 में या 2030 में हो जाएगा। चलिए 11 साल हो गए, 11 साल हो गए लगता है। 2047 का हमने। चलिए बजरंग दास गर्ग आपको जवाब देंगे। बजरंग दास गर्ग साहब बताइए। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि ये जिनकी बात कर रहे हैं, मैं स्ट्रीट लाइट्स की बात कर रहा हूँ, मैं स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रहा हूं, ये जिस स्ट्रीट डॉग्स की बात कर रहे हैं उसके लिए भी सरकार ने। चलिए ठीक है, हाँ हो गया सर, हो गया बजरंग दास गर्ग साहब, हाँ ठीक है। इन सभी चीजों पे सरकार। चलिए ठीक है, गर्ग साहब बोलिए गर्ग साहब। कांग्रेस को दिखाई नहीं देता, जनता को दिखाई देता है। अरे ठीक है, बजरंग दास गर्ग को ना दिखे, पब्लिक को दिखे, अच्छी बात है। गर्ग साहब बोलिए। देखो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इनकी बात 100% सही है। तू जुमला जिसने कहना हो, जुमला फेंकना हो, जुमले वाली सरकार है। एक भी स्मार्ट सिटी हरियाणा में गिना दो, देश में गिना दो, 2 स्मार्ट सिटी बनाने की बात में एक गिना दो भाई यहां बना दी। ये तो सिर्फ कागजों में है, पैसे खाने की एक योजना है। अभी इसके नाम के पैसे लाट कर दिए, स्मार्ट सिटी बना देंगे, बना दी भाई, कुछ नहीं। यहां तक कि कहा नहीं जी सब सही चल रहा है, कोई गैस की दिक्कत नहीं है, रसोई गैस की दिक्कत नहीं है। तो कई किलोमीटर लंबी लाइनें क्यों लग रही गैस एजेंसी के बाद? आज रसोई गैस सिलेंडर 2500 से लेकर 3000 रुपए के अंदर। रुपया यार की चुप रहो बीच में। संदीप जी इतना इम्प्रेसिव मत होइए, सुनिए अब वो बोल रहे हैं। अरे बात तो थोड़ी हुई है, पहले सुन तो लीजिए। इतना नहीं संदीप जी नॉन स्टॉप कमेंट्री नहीं, आपने बोला किसी ने कुछ नहीं बोला, सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो सुन लीजिए, वो कह रहे हैं सुन लीजिए। आपने जो कहा उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, तो वो कह रहे हैं सुन लीजिए, अपनी बारी बोल लीजिएगा। देखिए जहां रसोई गैस है 2500 से लेके 3000 रुपए ब्लैक मिल रही है, और जहां तक की लंबी लाइन मिल रही है। 35 दिन की बुकिंग कर दी इन्होंने। सिलेंडर एक घर तो किसी बड़ा परिवार हो, 10 दिन में बाद में सिलेंडर खत्म हो जाता है, कहां से लाएगा कमर्शियल सिलेंडर? वो मिल नहीं रहे, बड़ी तकलीफ हो रही है भाई। इसको इसकी तकलीफ मिटाओ धर्मराज जी, पहले इसकी तकलीफ मिटा दो, पहले इसकी तकलीफ मिटाओ। एक मिनट संदीप जी आप क्या चाहते हैं? एक मिनट संदीप जी सुन लीजिए, दोनों को डाउन कीजिए। एक मिनट संदीप जी आप क्या चाहते हैं? आप जब बोले तो उस पर नॉन स्टॉप 3 लोग इंटरप्ट करें, अच्छा लगेगा आपको? हम बातचीत करने आए, अपनी बारी में अपनी बात कहिए।
जब वो कह रहे हैं सुन लीजिए, आपको की बारी जब आएगी तब इंटरप्ट कर लीजिए। अगर दोनों लोग बोलते एक साथ बोलेंगे तो ना मैं समझूंगा ना पब्लिक समझेगी। आपने अपने हिस्से का सच बता दिया, उनके हिस्से का सच क्या है वो तो सुन लीजिए। आप ना आपके हिस्से का सच अंतिम सच है, ना उनके हिस्से का सच अंतिम सच है। तो जो कह रहे हैं सुन लीजिए, बाकी पब्लिक तय कर लेगी जो आपको सुनेंगे। बोलिए गर्ग साहब। हमारे साथी ने सही कहा, कॉमर्शियल सिलेंडर, जहां रेडी वाले हैं, बड़ी वाले हैं, खोखे वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, हलवाई भी आ गए, उसमें चाय पानी वाले भी आ गए, कुलचे समोसे वाले बनाने भी आ गए, उनका व्यापार बंद हो चुका। मेरे साथी 60% व्यापार बंद हो गया। कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा, ब्लैक में चाहिए तो 5,000 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा। मुद्दा की बात करते हो, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आपके राज के अंदर, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा आपके राज के अंदर है। यहाँ तक कि आप देखोगे नगर निगम, चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिका है, एक कहावत बन चुकी है, काम कराओ, पैसे लाओ, अपने घर जाओ। बिना पैसे काम नहीं होता, ऐसी स्थिति है। हाउस टैक्स का बिल ठीक नहीं होता, प्रॉपर्टी आईडी तो घोटाला, आपने कहना है प्रॉपर्टी आईडी रामलाल की प्रॉपर्टी श्यामलाल के नाम पे डाल रखी है, ठीक है सर, ठीक कराने जाओ वो ठीक नहीं होती। गर्ग साहब मैं आपके पास आता हूँ। सर गर्ग साहब मैं आपके पास आता हूँ। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, वोटिंग की तारीख तो सबको पता है कि 10 मई को वोट डाला जाएगा। महीने भर से कम का समय रह गया है। जहां पर चुनाव है उन इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू भी हो गई है। जिन लोगों की ड्यूटी चुनाव में है उनके तबादलों पर रोक लगा दी गई है। इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडौली साहब ने कहा है कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। इसके साथ साथ बडौली साहब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों पर हम जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, बीजेपी सरकार के जो काम हैं, उन काम पर हम जनता से वोट मांगेंगे, उपलब्धियों पर वोट मांगेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक और दावा किया कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ हम लौटते हैं और बात हम निकाय चुनाव की कर रहे हैं। हाँ जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए सर, मैं रेडू साहब के पास जाऊंगा। गर्ग साहब जल्दी से 1 मिनट में। धर्मराज जी ये कहते हैं ट्रिपल इंजन, अरे भाई इंजन तो पहले भी तो आपके पास था, पंचकुला भी आपके पास था, सोनीपत भी, अम्बाला भी। जब विधानसभा चुनाव हुए उस टाइम भी नगर निगम के मेयर आपके थे, हैं, पालिका आपकी थी। ये बात नहीं होती कि भाई चुनाव है जी हमारे आएंगे जी टुकड़ा साफ हो जाएगा। अरे भैया जनता उस टाइम दुखी है, जनता के हालात देखिए, जनता बदलाव चाहती, जनता चाहती है कि शहर के अंदर मुद्दे विकास हो, शहर के अंदर समस्या है उस समस्या का समाधान हो। आप कोई समाधान नहीं कर पा रहे, इसलिए जनता बदलाव चाहती है, जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है और इनको मजा चखाने के लिए तैयार बैठी है। 3-2 जो चुनाव है, पंचकुला है, अम्बाला है, सोनीपत, तीनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी, इसमें कोई दो राय। ठीक है रेडू साहब, ये बताइए कि क्या वर्तमान परिस्थिति में इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि इससे पूर्व भी कई चुनाव हुए जिसमें कई पार्टियां थीं जिन्होंने पूरे फोर्स के साथ चुनाव नहीं लड़ा, ये जितने भी जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, परिषद हो, पालिका हो, निगम हो, क्या लोकदल पूरे ताकत के साथ लड़ेगी? और क्या अभी तय हो चुका है कि कहां पर सिंबल पर लड़ना है, कहां पर सिंबल पर नहीं लड़ना? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी एक अपेक्षा होगी कि पार्टी अगर अपने आप को 29 में एक कंटेंडर के तौर पर देख रही है, तो अगर पार्टी सिंबल पर जाएगी तो पार्टी के लिए बेहतर होगा। जी धर्मराज जी, देखिए एक बात तो ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इन सभी चुनावों को, चाहे वो निगम के हैं चाहे निकाय के हैं,
और चाहे वो पंचायतों के हैं, 528 पंचायतों के भी चुनाव है, पूरी मजबूती के साथ सभी चुनाव लड़ने का काम करेगी। दूसरा आपका प्रश्न सिंबल और नॉन सिंबल का है। देखिए मेरा मानना है, जैसे पहले भी पार्टी ने फैसला किया था कि हम जो नगर निगम के चुनाव है वो जरूर सिंबल पर लड़ने का काम करेंगे। बाकी हो के लिए जो ना हो सकता है हम समर्थन से भी लड़वाएं या सिंबल पर लड़वाएं, उसका अभी पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि आज ही चुनाव की घोषणा हुई है, तो 2-4 दिन में बैठक करके हाईकमान इसके दिशा निर्देश देने का काम करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि नगर निगम के जो कॉरपोरेशन के चुनाव है वो जरूर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी, क्योंकि पहले भी सिंबल पर ही लड़ा गया था निगमों का चुनाव। दूसरी बात रही, मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता भाई से, जैसे कि आपने ही बताया कि जून 2015 में प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि हरियाणा प्रदेश में 100 शहरों को स्मार्ट शहर बनाया जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। और मैंने बीच बीच में भी 1-2 बार पूछा, क्योंकि मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं किसी को, लेकिन आज मैंने जानना चाहा कि इन्हीं के टाइम में अगर संदीप ये जवाब दे दे, हरियाणा प्रदेश का कोई एक ऐसा शहर जो आपने पिछले 11 वर्षों में स्मार्ट बना दिया हो, जो शहर एक भी सिंगल एक शहर आप स्मार्ट नहीं बनवा पाए, तो आगे आने वालों में वो 100 शहर कैसे पूरे करके जनता को देने का काम करेंगे। आपने एक स्मार्ट तो बनाया, वो बनाया करप्शन का, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश में चाहे नगर निगम है, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर काउंसिल्स है और चाहे पंचायत है, वहां पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला है। और ओवरऑल में ये देखें तो हरियाणा प्रदेश में 21 से 23 तक जो अपने एससीबी की रिपोर्ट है और एसवी की, स्टेट विजिलेंस की, और स्टेट जो करप्शन ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, वो बताती है कि 21 से लेकर के 2023 तक करप्शन के मामलों में हरियाणा प्रदेश में 186% की वृद्धि हुई है। धर्मराज जी, 186% की, कितना बड़ा ये आंकड़ा, सोचने वाली बात है। और हरियाणा प्रदेश देश में आज 7वें नंबर पर करप्शन में खड़ा है। 22 स्टेट में से 7वें नंबर पर हम खड़े हैं, यानी कि 15 स्टेट हमसे बेहतर हैं। हिंदुस्तान में हम इतना नीचे हम चले गए हैं। और क्राइम के मामले में हम 10वें स्थान पर खड़े हैं। तो ये जो ना शहरों में है, ये सब चीज इस चुनाव को प्रभावित करने का काम करेंगे। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी की तो बात छोड़िए, आप किसी एक भी शहर में ये दिखा दीजिए जो 25 mm बारिश को सहन कर जाए। सीवर ओवरफ्लो करते हैं, हल्की सी बारिश में गलियों में पानी भर जाते हैं। शिविरों की सफाई, मैं जींद शहर से हूँ धर्मराज जी, हमारे शहर का ये हाल देखे आप, अपने किसी रिपोर्टर के ड्यूटी लगाए जो जींद में है, आपका जी न्यूज का, उससे पूछें आप, जो धरातल की हकीकत है, सारे अंदर की गलियां टूटी पड़ी है, गड्ढे टूटे पड़े हैं। हमारे जींद से डिप्टी स्पीकर महोदय है, आप उसके मकान के आगे का रोड जाकर के कैमरामैन से बोलिए कि दिखाइए, इतने 3-3 फीट के गड्ढे उसमें हो रहे हैं, वहां रिक्शा भी चलाना मुश्किल हो रखा है। ये है स्मार्ट सिटी इनकी। और दूसरी बात, जो शिविर वाली बात होगी, और हॉस्पिटल में देख लीजिए, हमारे यहाँ के जो है मेडिकल कॉलेज बना था, जिसकी बहुत बार घोषणा हुई, और उसकी जो घोषणा नहीं, इसका इनागुरेशन भी हो चुका है। उसका इनागुरेशन होगा कि इस तारीख से यहाँ पर ओपीडी शुरू हो जाएगी। तो मैं स्वयं उस हॉस्पिटल में गया, मेडिकल कॉलेज में, मैंने जाकर के, वहां डॉक्टर मिले मेरे को 2-3, मैंने उनसे जानकारी ली कि डॉक्टर साहब क्या चल रहा है, क्या यहाँ पर ओपीडी शुरू हो चुकी है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ सिर्फ ओपीडी तो शुरू होगी, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं है। सिर्फ बुखार की, सिरदर्द की तो गोलियां हम दे देते हैं, लेकिन बाकी सारा काम हम जो नागरिक हॉस्पिटल है वहां पर रेफर कर देते हैं, वहां जाकर के इलाज होता है, उनको इलाज मिलता है। ये मेडिकल कॉलेज की हमारी जो है ना ऐसी हालात हैं जिनका कि कई साल पहले इनॉग्रेशन हो चुका है। तो हॉस्पिटलों का क्या हाल होगा? वहां डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, यानी कि बहुत बुरा हाल। देखिए, अगर मुख्यमंत्री किसी स्टेज पर जाकर के हंस दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां विकास हो रहा है, ये इसका मतलब ये नहीं होता है। मुख्यमंत्री को विकास करके दिखाना होता, जो हकीकत में धरातल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और ये जो चुनाव आएंगे भी, इसमें इनके सामने भी आएगा, इनको पता भी लग जाएगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो आपका पहला क्वेश्चन था, क्या इन चुनाव का प्रभाव विधानसभा चुनाव के ऊपर पड़ता है? नहीं पड़ता है,
बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी पार्षद रह चुका हूं अपने शहर का। तो ये चुनाव जो पार्षद के नगर निगम का जो मेयर का चुनाव है उसका भी इसके ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। जो विधानसभा चुनाव है, धरातल की बात मैं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली इस चीज में रहा हूं, इलेक्शन लड़वाए भी है, लड़े भी है, जीता भी हूं और रहा भी हूं। ठीक है जी। यहाँ तो बिल्कुल लोकल इलेक्शन होता है। मेरा जब इलेक्शन था, दो कांग्रेस के धुरंधर बड़े नेता बीच में आ गए थे कि क्योंकि मैं उस टाइम नेलो पार्टी का हल्का प्रेसिडेंट भी था साथ में, उन्होंने कहा कि नेलो के हल्का प्रेसिडेंट को हराना है, लेकिन मेरे वार्ड ने मेरे को भारी बहुमत से जितवाने का काम कर दिया था। तो ऐसे कोई प्रभाव वाली बात नहीं होती। ये चुनाव बिल्कुल अलग है, सेपरेट है। और मैं तो कहता हूँ मेयर का भी सेपरेट चुनाव है। भले ही वो अपने प्रभाव से किसी का काम करवा दिया, कुछ व्यक्तिगत लोग बना लिए, उनको पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर दे, बट ओवरऑल जनता जो है वो बिल्कुल भी विधानसभा को इसको एक लेकर के नहीं चलती। चलिए ठीक है मनोज जी, अब आपके पास आता हूं। प्रश्न सीधा सा और टू द पॉइंट है। इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से इतर, क्योंकि अब थोड़ा सा ना ये चुनाव मल्टीपोलर होता हुआ दिख रहा है, जैसा और जो रेडू साहब ने कहा कि इसमें, और उससे मैं सहमत हूं, जो मैंने पूर्व में भी कहा कि कुछ जगहों पर जो व्यक्तिगत हैसियत रखने वाले लोग हैं वो लड़ते हैं, कई जगहों पर जीतते हैं और कई जगहों पर जीतते नहीं है तो किसी को तो हरा ही देते हैं। और इसमें बहुत ऐसे लोग होंगे निगम चुनाव में जो टिकट के दावेदार होंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय ताल ठोकेंगे, तो फिर वो वोट काटेंगे अपनी पार्टी के, अपने बिरादरी के। मसला यह है कि इसमें बीजेपी कांग्रेस से इतर, एक तो इंडियन नेशनल लोकदल हो गया, जजपा भी चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, निर्दलीय भी रुष्ट लोग होंगे वो लड़ेंगे। कितनी इनकी संभावना देखते हैं? आप सही बता रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मल्टी पार्टी इलेक्शन होगा इस बार। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि हट में दिखवा लेता हूं सर। हाँ बोलिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अगर ग्राउंड पे जो भी बोल रही है, अगर वो कांग्रेस पे उस इशू को उठाया, जैसे कुकिंग का इसका ही मामला है, जैसे अभी किसी ने बताया कि 100 स्मार्ट सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑप्शन हो जाता है कि वो पंचायत इलेक्शन हो या लोकल बॉडी इलेक्शन हो, इसमें भी नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं, चीफ मिनिस्टर का नाम लेते हैं, तो उनके नाम पे भी इलेक्शन लड़ जाते हैं। तो इससे जो है वो लोगों में एक नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि लोकसभा का जो पैटर्न होता है इलेक्शन का, वोट देने का, वो डिफरेंट होता है, विधानसभा का अलग होता है, पंचायत का अलग होता है। लेकिन इसमें जो है लोग भ्रमित भी हो जाते हैं अगर नरेंद्र मोदी जी का अगर नाम लेते हैं तो। वहीं अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस में अगर यूनिटी दिखे तो, और जो भी पर्टिनेंट इश्यूज है लोगों का अगर वो उठाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस जो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। लेकिन जो प्रायर परफॉर्मेंस जैसा रहा है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि फिर से जो है यूनिटी दिखाना पड़ेगा, लोगों में कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कांग्रेस को कि हम यूनाइटेड हैं, और जो भी कोई भी निर्दलीय नहीं लड़ेगा, जो भी कैंडिडेट होगा उसी पे जो है इलेक्शन होगा पार्टी के साइड से। तो ये सब इश्यूज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अगर रेक्टिफाई करती है। मनोज जी, क्या कांग्रेस में अभी एकाकी नहीं है? क्योंकि रिसेंट में अगर हम देखें जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, अब कांग्रेस भले बोले हमारा उम्मीदवार जीत गया, लेकिन इस सवाल से तो आप पिंड नहीं छोड़ा सकते ना कि जो आपका फिगर था, आपने चुनाव से पहले कहा था कि उतना तो फिक्स है, 1-2 ऊपर होंगे, नीचे नहीं होगा, और आपका 1-2 नीचे नहीं हुआ, 10 नीचे हो गया। 5 लोगों ने ताल ठोका, 5 लोगों ने बोला अंदर खाने खेल हुआ, उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं गलत तरीके से हुआ, बट आप माइनस में जा रहे हो। यानी कांग्रेस के अंदर कुछ ना कुछ तो आपसी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो विधानसभा चुनाव में एक हार की बड़ी कारण बनी थी और उसके बाद हो रही है। क्या कांग्रेस इस चीज जिसका आपने भी जिक्र किया, इशारा किया कि कांग्रेस के लिए बाहर की लड़ाई से ज्यादा जो मुश्किल स्थिति है वो अंदर की लड़ाई है? जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि लोकसभा में जो है बखूबी यूनाइटेड कांग्रेस लड़ी, जिसमें हम लोगों ने देखा 10 में से 5 सीट जीत गई, तो बहुत ही अप्रिशिएबल विन रहा। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिटी दिखे, लोगों में कॉन्फिडेंस भी रहना बहुत जरूरी है कि लोग समझे कि हाँ कांग्रेस यूनाइटेड है, और हम अगर वोट देते हैं तो कांग्रेस कैंडिडेट जीतेंगे तो हमारे जो कंसर्न है उसको भी ध्यान में रहेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये लिटमस टेस्ट है कांग्रेस पार्टी का कि फिर से जो है 1 साल हो गया विधानसभा का, अभी अगर वो यूनाइटेड दिखते हैं, अगर मेयर होता है, तो मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन होगा, फिर विधानसभा का इलेक्शन होगा, उसमें जो है कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। वहीं INLD की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि INLD को ग्राउंड पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। जिस तरह से INLD का डिवीजन हुआ, JJP आए और INLD रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनका वोटर्स था वो डिवाइडेड हो गए और इस कारण जो है शायद अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक हालांकि बीच बीच में ये मैसेज आते रहता है कि JJP और INLD जो है फिर मिल के लड़ेगी इलेक्शन, आने वाले जो भी विधानसभा होगा चाहे लोकसभा होगा, हालांकि फिर जो है 2 दिन के बाद वो मामला ठंडा पड़ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि जो आपका वोटर्स है उसमें कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। अगर अपने आपस में ही लड़िएगा, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो मुझे लग रहा है कि इसी तरह का रिजल्ट हम लोग देखते। चलिए सर, ठीक है, आप जल्दी से तीनों पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों से रिएक्शन ले लेते हैं। पहले संदीप जी आपके पास ही आता हूं, जल्दी से बताइएगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष का भी एक बयान मैंने सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा काम ही होगा जिससे हम वोट मांगेंगे, लेकिन एक परिस्थिति बनती है जहां पर क्योंकि जब चुनाव होंगे तो टिकट के इच्छुक तो बहुत लोग होंगे जो चाहेंगे कि हम चुनाव लड़ें, तो सबसे पहले चुनौती तो हर पार्टी के लिए होती है। तो बीजेपी में ज़्यादा वो कंटेंडर होंगे, पार्टी को ये भरोसा है कि उन तमाम जो सुर हैं उनको वो थाम लेगी या सब एक सुर में गाना गाएंगे? देखिए धर्मराज जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, अभी स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की जो योजनाएं और जो हमारी उपलब्धियां हैं उनको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और उन्हीं को आधार बना के हम जनता से वोट मांगेंगे। अब दूसरी बात, इनेलो के साथी प्रवक्ता ने कहा था कि हरियाणा के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की बात उन्होंने कही थी। उनकी थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर दूं, पूरे देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की परिकल्पना थी, उसमें हरियाणा के 2 शहर फरीदाबाद और करनाल की करनाल था। मैं बता रहा हूं एक एक करके। अब करनाल को आपने देखा होगा, पिछली बार ही साफ सफाई के क्षेत्र में पूरे देश में 30वां स्थान आया था और माननीय राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया था। अब मैं बात करता हूं, हम जब निकाय की बात करते हैं, स्थानीय निकाय की बात करते हैं, तो क्या कारण है कि जनता बीजेपी के ऊपर भरोसा करती है? देखो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बोला है कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, जो कि हमारा काम हो रहा है। हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखेंगे आज हर शहर है उसकी कनेक्टिविटी इतनी शानदार है कि जहां कांग्रेस के जमाने में जहां पहुंचने में 10 घंटे लगते थे, आज वो स्पीड लगभग 2 से 3 गुना कम हो चुकी है। आज हम वहां पे 3 से 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग हुई है, ये कांग्रेस माने या ना माने, लेकिन प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। तीसरी चीज, मैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो स्पोर्ट्स में आप देख सकते हैं किस पर जी मैं इंटरटेनमेंट जोन की बात करूं तो मैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को लेके मैं बात करूं, साफ सफाई की मैंने बात की, इंडस्ट्री की मैंने बात की, तो हर सेगमेंट में आप देखेंगे कि कोई भी निगम इन किसी भी चीजों से अछूता नहीं रहा है, हर जगह पे काम हो रहे हैं। चलिए सर, ठीक है। हो रही है। गर्ग साहब, एक बात आई सर, उस पर आप जल्दी से 1 मिनट पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। कांग्रेस की जो आंतरिक चुनौती है, आप उसको मानते हैं कि बड़ी चुनौती है या कांग्रेस ने अपने आंतरिक चुनौती को सॉल्व कर लिया है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई चुनौती नहीं। कांग्रेस पार्टी मजबूती से हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। तीनों नगर निगम के चुनाव कांग्रेस पार्टी मजबूती से जीत हासिल करेगी। यहाँ तक कि हम कालाबाड़ी में भी जो उपचुनाव हुए वहां भी हम जीत हासिल किए। चेयरमैन उप चेयरमैन दोनों हमारे बने और पार्षद हमारे बने। और जहां तक कि आज भारतीय जनता पार्टी से जनता बेहद दुखी है, इनसे मुक्ति चाहती है। जनता का मन बन चुका है भी इनको मजा चखाने का, जो अहंकार में बोलता है ना, इसलिए जनता को पता है भी ना कोई मूलभूत सुविधा है, ना कोई समस्या की तरफ ध्यान है। स्कूलों में मास्टर नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, मूलभूत सुविधा नहीं, शहरों में कोई समस्या का समाधान नहीं, सफाई नहीं, पानी की समस्या, पानी के बिलों में कम से कम 50 गुना पानी के रेट बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए, आउट टैक्स में 20 गुना आउट टैक्स के रेटों बढ़ा दिए। आप सोचो कहाँ इन्होंने अनाप शनाप उन्होंने रेट बढ़ाने का काम किया है। काम कुछ नहीं करना, सिर्फ बढ़ोतरी करनी, महंगाई बढ़ानी, भ्रष्टाचार बढ़ाना,
माल खाना। चलिए ठीक है, रेणु साहब ये बताइए, अगर इस करके जनता इससे बीजेपी दुखी से है। नाराज है, सत्ता दल से नाराज है, तो वो कांग्रेस को ना चुनकर लोक दल को क्यों चुने? क्योंकि उनके पास ऑप्शन है ना, विपक्ष अगर उनसे विमुख होते हैं तो आप विपक्ष के पास तो कई 2-3 पार्टियां हैं, तो वो लोक दल को क्यों पकड़े? क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसका लिटमस पेपर ही जो है ना एक्सपायरी डेट में जा चुका है। वो सबके सामने प्रमाण पत्र खाता ही नहीं खुलता। अनिलों की तो जमान जब्त होती है मेरे साथी, आप चेक कर लो, आप सारे चुनाव लड़ लेना। ठीक है गर्ग साहब बोल लीजिए, हाँ बोलिए गर्ग साहब बोल लीजिए, हाँ बोल लीजिए इनको। रेणु साहब जल्दी 30 सेकंड जल्दी। गरग साहब इसके संदीप के ऊपर तो चिल्ला रहे थे, बीच में मत बोलो, तो ये आपको भी फॉलो करना चाहिए। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए सर, समय नहीं है, जल्दी से बोले, आप बोलिए। जिस पार्टी के धर्मराज जी, जिस पार्टी के 9 विधायक अपनी हाईकमान को, अपनी पार्टी को सीधी चुनौती दे करके वोट को क्रॉस और कैंसिल करवा जाते हैं, और पार्टी कहती है हम